जय हिंद। नमस्ते मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का ये पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आई होप कि आप लोग पिछले क्लास को अच्छे से समझे होंगे, जो कि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेमोरी ग्लैंड के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर पेशेंस बना के समझेंगे तो बात ज़रूर ही समझ में आएगी, क्योंकि अब ये कोई नाच गाना वीडियो रील ये सब तो है नहीं टिकटॉक वगैरह की तुरंत देखे मज़ा आ गया, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा तो समझ में आएगा। अब हम लोग आज की लेक्चर में समझेंगे इसके अगले पार्ट, जो ये पार्ट है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले जो है थोड़ा सा हम लोग प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी के हम लोग हिंदी में बोलते हैं यौवना, अर्थात यौवनावस्था। ये बात सबको जाहिर होगा, सबको पता होगा यौवनावस्था क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी जब किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो वो पहले उसका साइज छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज करता है उसके एज के अकॉर्डिंग, है ना। तो जब एज बढ़ती जाएगी फिर उसके बाद एक उसका एज आएगा कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, और अब उसमें शुरुआत होगी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैच्योरेशन का, है ना। अर्थात सेक्सुअली मैच्योरिटी आएगी उसमें। तो जो वो सेक्सुअली मैच्योरिटी आ रही है, जिस एज में सेक्सुअली मैच्योर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब मेल्स में अगर हम लोग बात करें, तो अगर मेल्स की प्यूबर्टी की बात करें, तो अगर मेल्स का जब प्यूबर्टी एज आता है तो वो लगभग होता है 13 से 16 साल के बीच में। ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, अर्थात उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और जो भी उसके बॉडी के चेंजेस होते हैं वो तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। और हम लोग अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल में प्यूबर्टी का यही रीजन होता है कि उसमें भी एक साइज का में ग्रोथ जब हो जाएगा, तो उसकी एज जब लगभग 10 से 14 ईयर के बीच में हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगी प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एक एज होता है, एक स्टेज होता है कि इतने स्टेज के बाद प्यूबर्टी स्टेज आएगा, उसको हम लोग सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज अलग अलग होता है। ये जो डाटा हम लोग पढ़े हैं 13 16 ईयर के बीच में मेल्स में, और 14 ईयर के बीच में फीमेल्स, ये हम लोग ह्यूमन की बात की। तो अगर फीमेल में ये कैरेक्टराइज होते हैं, इसमें जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तो फीमेल्स में होते हैं एक MC, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है। हम लोग इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्यूबर्टी जब स्टार्टिंग होगी तो स्टार्टिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अब उसके बाद देखिए, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये प्यूबर्टी होती है, ये कुछ दिन बाद, मतलब कुछ एज के बाद, ये एक समय के बाद ये प्यूबर्टी टाइम खत्म हो जाता है। तो अगर हम लोग प्यूबर्टी अगर फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो प्यूबर्टी है वो लगभग 40 से 45 से 55 ईयर के एज में उनको ख़त्म हो जाएगा। अर्थात इस प्रोसेस को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। अभी इसको डिटेल में फिर से समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि प्यूबर्टी, ये जो आफ्टर मेनोपॉज है, मतलब जब प्यूबर्टी खत्म, अर्थात 45 से 55 ईयर के बीच में, तो उस समय FSH का सिक्रीशन फीमेल्स में यूरिन के साथ मतलब बढ़ जाता है, इसमें सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है इसका। ठीक है, इसको हम लोग अभी FSH, और एक होता है LH। ठीक है, ये पिट्यूटरी से निकलते हैं हार्मोन, इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग समझ लिए प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मोस्टली ये पाया जाता है फीमेल्स, ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल्स में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, देखिए बात ये है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज, अर्थात जब प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो जाती है, तो
इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में साइक्लिक चेंजेज होते हैं। एक साइक्लिक मतलब एक समय टू समय क्या होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना, स्पर्म आके मिलेगा और फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके लिए समय टू समय पे इनके अंदर, ये फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव चेंजेज होते रहते हैं। और इसी चेंजेस को हम लोग एक नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। अब साइकिल शब्द क्यों आया, क्योंकि ये हमेशा होते रहते हैं। जैसे कि ये आपको एक रिप्रोडक्टिव फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो सबसे है ये ओवरी है ना। और ये वाले पार्ट यहाँ से यहाँ तक इनफंडिबुलम है, और ये पार्ट आपका यूटेरस है। तो ये सारे चीज़ों में, ये ओवरी में क्या चेंजेज होंगे, फिर ये फैलोपियन ट्यूब अर्थात इनफेंडिबुलम, स्टमस एम्पुला, और फिर यूटेरस में इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सारे चेंजेस पीरियडिकली साइक्लिक होते हैं। जैसे कि साइक्लिक मतलब कि एक मंथ, मान लीजिए अगर एक मंथ की चेंजिंग, एक मंथ की साइकिल है, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये ओवरी है, तो पहले मंथ में इसमें चेंजेस क्या होंगे, फिर अगले मंथ में इससे चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंजेस होते रहते हैं, इसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम भी क्या होता है, इसको बोलेंगे फीमेल सेक्सुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसकी स्टार्टिंग की हम लोग बात करें, जैसे अगर साइकिल कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हम लोग बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो होती है एमसी की पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग। मतलब ब्लीडिंग जब होना स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहां से स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब देखिए ब्लीडिंग कहाँ से होगा, जैसे ये, अब इसको देखिए इरेज करके हम बता रहे हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी ब्लीडिंग की। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है यूटेरस का, ठीक है। ये पार्ट यूटेरस का है। ये यूटेरस के पार्ट में यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है, ऐसे ऐसे। तो इधर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और लास्ट वाली इंड्रोमेट्रियम। और जो स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो स्टार्टिंग में ये इंड्रोमेट्रियम जो होती है, ये कट के निकलने लगती है। टोटल नहीं कटेगी, याद रखिएगा, टोटल नहीं कटेगी, पार्शियली, इसका पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ से कट के यहाँ से बाहर, ये सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी। तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग होता है, फिर इसके बाद कई स्टेज होते हैं, 2 स्टेज और होते हैं, कई नहीं 2 स्टेज होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी गर्ल्स अगर प्यूबर्टी स्टेज में आ गई है, अर्थात 13 से 16 के बीच में, तो उसमें अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, है ना। मतलब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होगी। तो अगर कोई गर्ल्स 13 से 16 के बीच में आई है और उसका पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया है, अर्थात पहली बार उसकी ब्लीडिंग यहाँ से कट हुई है, मेंस्ट्रुअल जब पहली बार आएगी, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को जो पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी गई है, तो इसको बोलते हैं मीनाज। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीनाज। अगर ये पहली बार, अगर किसी गर्ल्स के पहली बार, अब ये देखा जाए तो ये प्राइमेट फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सारे प्राइमेट फीमेल्स, प्राइमेट में एप, मंकी और ह्यूमन कहते हैं, ये होते हैं। और बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन की होती है, जैसे अगर साइकिल स्टार्ट हुई, मान लीजिए साइकिल स्टार्ट यहाँ से ये साइक्लिक है। अब अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो इसके बाद से ये इसका कुछ दिन होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर दिन। तो ये जो डे होता है, ये 28 दिन की साइकिल होती है। मतलब इसके चेंजेस जो होते हैं, वो यहाँ क्या चेंजेस होंगे, फिर यहाँ क्या चेंजेस होंगे, यहाँ क्या चेंजेस होंगे, ये सब पार्ट में जो चेंजेस होते हैं, ये 28 दिन तक चलते रहते हैं, ठीक है, ये चेंजेस। अब अगर बात की जाए, तो अगर मान लीजिए ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसी दौरान यहाँ से स्पर्म की एंट्री हो गई और फर्टिलाइजेशन हो गया,
ध्यान समझिएगा, स्पर्म की एंट्री हो गई और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसका बेबी डेवलप होगा, फिटस। तो उस समय क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जितने दिन तक प्रेगनेंसी रहेगी उतने दिन तक ये सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। और एक एज के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एज थी 44 से 45 के बीच, वो 45 से 55 के बीच में, कहाँ से 45 से 55 के बीच में अगर फीमेल्स की बात करें तो इसके बाद परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज। ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग होता है पहली बार तो हम लोग बोलते हैं मीनार्च, और जब स्टार्ट खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हम लोग 3 स्टेज में लेके पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग 3 स्टेज में पढ़ेंगे। जो 28 दिन की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। तो जो पहला फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। ये डे फर्स्ट से लेके 4 तक होता है ना। ये जो डे फर्स्ट से 4 तक है, ये ऐसा नहीं कि सभी फीमेल्स में, दुनिया में जितने फीमेल्स है सब में कॉमन होता है कि आज से स्टार्ट है तो आज से सबका स्टार्ट है, ऐसा नहीं होता है। सब में अलग अलग होता है कि किस फीमेल्स में किस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट का पहला दिन क्या होता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है। तो जो 1 से 4 दिन तक ये जो साइकिल यहाँ पे बनाई गई है, ये वाली दिख रही है आपको, ये इमेज में ये दिखा रहा है। देखिए, ये मान लीजिए डे फर्स्ट में सपोज कीजिए किसी फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हुई है मान लीजिए महीने के 5वें तारीख से। तो अब 5वें तारीख से लेके 9 तक, अर्थात कितने दिन, लगभग 4 दिन तक जो स्टेज होगा उसका स्टेज को हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज। इसमें इस फेज में क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कैसे होती है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है फीमेल एमिटो पार्ट के, यहाँ पे यूटेरस के ये जो एंडोमेट्रियम होते हैं, ये वाले पार्ट, ये पार्सली कट के नीचे इसके थ्रू वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगते हैं ब्लड के साथ। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। और अब इस साइकिल में देखिए, ये ब्लीडिंग फेज इसमें तो साफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे 4 दिन तक ही होता है, लगभग 4 से 5 दिन तक ये होता है पूरा यहाँ तक ब्लीडिंग फेज। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मेन जो होता है इसमें ब्लीडिंग होता है। यहाँ से जो ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे ये कट के नीचे गिरने लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। अगला फेज जो आता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेटिव फेज, और ये जो होता है ये 5 से 14 5 to 14 डे के बीच होता है ना। अब ये 5 to 14 डेज में क्या चेंजेस होंगे, देखिए 5 to 14 डेज में एक तो ये चेंजेस होंगे, इसमें भी कुछ चेंज होंगे। पहले ये थिक हो रहे, मतलब ये पतली हो रही होगी, फिर धीरे धीरे थिक नहीं होने लग जाएगी। लेकिन एक जो 5 to 14 डेज जो चेंजेस होंगे, देखिए ये आपकी ओवरी है, इस ओवरी में से ओवम कैसे ओवम मेच्योर होगा, इस ओवरी से ओवम कैसे मेच्योर होगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होती हैं, ओवरियन फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में कैसे बनेंगी, फिर उससे ओवम कब रिलीज होगा, ये सारी चीजें होती हैं फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा फेज जो है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। अब ये होता है 15 से 28 दिन तक, मतलब 15 to 28 डेज के बीच का जो डे होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये 15 से 28 डेज तक होता है। अब इसको हम लोग अलग अलग और से डिटेल में अब पढ़ेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल में क्या होगा, फॉलिकुलर में क्या होगा, ल्यूटियल में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ये अगला स्टेज जो होगा आपका, सबसे पहला स्टेज जो होगा ये होगा आपका मेंस्ट्रुअल फेज। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखिए यहाँ पे जो अगला सबसे पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज, हमने बताया कि ब्लीडिंग फेज मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, तो डे फर्स्ट से डे 4 तक, है ना। अब ये सभी फीमेल्स में अलग अलग डे स्टार्ट होते हैं, सबका अपना अलग अलग साइकिल होती है। इसमें क्या होगा, देखिए सुपरफिशियली एंड फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये देखिए फिर से ये वाला पार्ट यूटेरस का है,
इसके जो अंदर की पार्ट है ये एंडोमेट्रियम है। इसके ये एंडोमेट्रियम में कट के ब्लड के साथ ये बाहर निकलने लग जाएगी। तो इसको इसमें क्या होगा, ये फंक्शनिंग पार्शली इसका डिस्ट्रक्शन होगा। और क्या होगा, जब ये इसका पार्शियल डिस्ट्रक्शन होगा तो इसमें ब्लड का भी लॉस होगा, है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं इसको हम लोग। जब ये फ्लो जो निकलता है यहाँ से रिलीज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। या इसको बोलते हैं मीनासेस। क्या बोलते हैं इसको? मीनासेस इसको बोलते हैं। अब ये इसमें क्या होंगे, ब्लड होंगे और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू, है ना, ये होगा। और सिक्रीशन ऑफ यूटेराइन ग्लैंड एंड म्यूकस। जब मेंस्ट्रुअल फेज में यहाँ से यूटेराइन ग्लैंड से किसका, म्यूकस का सिक्रीशन भी होगा, यहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन भी होगा, ठीक है। और दूसरी बात एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज होगा उस समय प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको हार्मोनल इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाएगा किस समय, ब्लीडिंग फेज में। अब प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है, ठीक है। अब दूसरा फेज जो आता है वो आता है फॉलिकुलर फेज। अब देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। फॉलिकुलर फेज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो साइकिल थी, इस साइकिल का मान लीजिए डे यहाँ से 5 तक था, 1 to 4। अब यहाँ 5 डे 5 से लेके 14 तक ये जो फेज होगा आपका ये कहलाएगा फॉलिकुलर या प्रोलिफेटिव फेज, ठीक है। अब इस फेज में देखिए क्या क्या होगा। ये फेज को हम लोग, ये फेज मेंस्ट्रुअल का ये प्री ओवुलेटरी फेज भी कहलाता है। देखिए ओवुलेटरी फेज मतलब ओवुलेशन से संबंधित है। इस इमेज से देखिए ये एक ये एक ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओवरी। अब हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि इसी ओवरियन में ओवरियन फॉलिकल्स ये छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये ओवरियन फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल। अब यही टर्सरी फॉलिकल ग्रेफियन मैच्योर होकर बन जाएगा ये ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये जो बना हुआ है ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल्स के इसके बीच में जो ओवम होगा ये रप्चर होकर ये रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के बाद ये ओवम इससे बाहर निकल जाएगा और जो इनफंडिबुलम का ऐसे स्ट्रक्चर था इससे कैप्चर होकर ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स थी, ये जैसे ओवम रिलीज होगा और ये चेंज हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ये ग्रेफियन फॉलिकल्स किस में मैच्योर हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स कार्पस ल्यूटियम में मैच्योर हो गई। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल से सिक्रीशन होगा किसका, इसी ग्रेफियन फॉलिकल से एक सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। ये सीक्रेट होंगे आपके एस्ट्रोजन, इस हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करते हैं, इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। देखिए एंडोमेट्रियम कहाँ थी, ये थी एंडोमेट्रियम। तो अगर जब ये हम लोग बात करें एंडोमेट्रियम की, तो इनिशियल प्रिपरेशन करता है किसमें, फॉलिकुलर फेज में इनिशियल प्रिपरेशन होगा। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होगा उसकी प्रिपरेशन है ये। तो इसको हम लोग बोले इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अर्थात एंडोमेट्रियम में कैसे इम्प्लांटेशन हो। अब जब फॉलिकुलर फेज होता है तो एस्ट्रोजन, इसमें क्या होते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवेरियन फॉलिकल्स, है ना, द एंडोमेट्रियम। अब इसमें एंडोमेट्रियम थिकन एंड टू बिकम्स वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, वो थोड़ा थिकनेस हो जाएगी मतलब पतली हो जाएगी, और ग्लाइकोजन एंड फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियल सेल में। और इस फेज को हम लोग इसी फेज के लास्ट में जो होता है वो होगा ओवुलेशन।
अब ये ओवुलेशन किसके कारण होता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस को फिर से। अब ओवुलेशन का मतलब हम आप लोग समझे क्या होंगे, ये ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम का निकलना, कि जैसे ये रप्चर सेल था, ऐसे ये हम फिर से इरेज करके यहाँ बता रहे हैं, ये जो रप्चर, एक सेकेंड, हाँ, ये रप्चर सेल जो कि देखिए ये यहाँ पे ये ग्रेफियन फॉलिकल था, ये आगे मैच्योर होकर यहाँ से ओवम रिलीज हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन भी इसी फेज में होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट फेज जो होता है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज कहाँ होता है? डे 15 से डे 28 तक। कहाँ तक? डे 15 से डे 28 तक। अब इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं? देखिए इसमें चेंजेज आते हैं कि आफ्टर ओवुलेशन, यहाँ देखिए ये हमने बना रखा है, ये ओवरी का एक फिगर है। जब ये यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे जब ओवुलेशन हो गया, अर्थात ये बाहर निकल गया ओवम, इन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी ग्रेफियन फॉलिकल्स, फिर आके यहाँ से ओवम जब रिलीज हो गया था, तो ओवम रिलीज होने के बाद ये कार्पस ल्यूटेम में चेंज हो गए थे। तो इसमें क्या चेंज होगा? आफ्टर ओवुलेशन ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टेम्पोररी इंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉल्ड कार्पस ल्यूट्रियम। अब जैसे इससे ओवम रिलीज हुआ, ये चेंज हो जाएगी कार्पस ल्यूट्रियम में। ये जो क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये कार्पस ल्यूटियम कहलाएगी, कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगी। अब इसी कार्पस ल्यूट्रियम से प्रोजेस्टान हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होगा, एंड एस्ट्रोजन का भी होता है, एंड प्रोजेस्टान का भी सिक्रीशन होगा। अब ये जो प्रोजेस्टान का सिक्रीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये करेगा फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। उस फेज में क्या हो रहा था? जो फॉलिकुलर फेज था, इस फेज में हो रहा था इनिशियल प्रिपरेशन, वो किससे हो रहा था? एस्ट्रोजन से। लेकिन इसमें क्या होगा? फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और इसमें किसके थ्रू होगा? प्रोजेस्टान के थ्रू, प्रोजेस्टान हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन अगर होगा पॉसिबल, तो केवल और केवल इसी फेज में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा। अब देखिए इसी फेज में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल क्यों होगा? क्योंकि ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन जो हुआ है, अर्थात ओवम रिलीज तो इसी फेज में हुआ है ना। अब फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म, जब ओवम एंड स्पर्म जब मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवम तो रिलीज हुआ है ना इसी फेज में, ल्यूटियल फेज में, अर्थात जब किसी फीमेल्स की ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, अर्थात डे 15 से डे 28 के बीच में जो स्टेज होती है, उसी स्टेज में अगर स्पर्म पहुंच गया है किसके पास? ओवम के पास, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अन्यथा अगर इसके आगे पीछे कभी होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग मान के चलिए कि अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, और ओवम रिलीज होने के बाद ये जो यहाँ पे, इसे यहाँ से ओवम, देखिए यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, और इस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट बनके ये यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन इनका होता है। तो अगर ये बात हम कह रहे थे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कार्पस ल्यूट्रियम है, अर्थात ये जो सेल्स हैं, जो कार्पस ल्यूट्रियम, ये मेंटेन रहेंगी, ये मेंटेन रहेगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये मेंटेन रहेगी। अगर बाय द वे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो कार्पस ल्यूट्रियम होगी, ये कार्पस ल्यूट्रियम आगे चल के देखिए इस तरह से डिजेनरेट हो जाएगी, और इस डिजेनरेट कार्पस ल्यूट्रियम को बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कार्पस ल्यूट्रियम में मेंटेन रहेगी, और जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होता रहेगा। अगर नहीं हुआ तो ये आगे चल के डिजेनरेट हो जाएगी। डिजेनरेटिव कार्पस ल्यूट्रियम को बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ये इसके 3 स्टेज हो गई। अब हम लोग इसके थोड़ा सा इस ग्राफ के माध्यम से इसके
जो हार्मोनल इंटरेक्शन, हार्मोनल का इंटरप्ले क्या कैसे कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हार्मोनल इंटरप्ले मतलब ये कि देखिए 2-4 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है हार्मोन्स FSH और एक होता है LH, जिसे FSH का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका नाम है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। और एक हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन एंड दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से, ठीक है। पिट्यूटरी आपके हाइपोथैलेमस में, ये देखिए इसका इमेज कहाँ है, ये है, ये पिट्यूटरी में ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों FSH और LH निकलता है। इनका क्या क्या रोल होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये ओवरी है, इस ओवरी से आपका निकलता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चारों हार्मोन्स का कब कब कौन बढ़ता है, कब कौन कम होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे किस किस डे में। तो इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं। देखिए इस ग्राफ से आप लोग को समझ में आएगा। जैसे कि देखिए हम लोग बात करेंगे डे फर्स्ट से लेके लगभग 5 तक, अर्थात जो ये फेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में जब होते हैं तो उस समय क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज में ईस्ट्रोजन पहले, अच्छा इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि ये जो सभी हार्मोन्स होते हैं, ये चारों हार्मोन्स, इसको कंट्रोल करता है आपका GnRH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ये आपको हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो हम लोग दिखाए थे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये FSH, LH एंड ईस्ट्रोजन ये सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, देखिए ये GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इसका है, ये कंट्रोल करता है बोथ FSH एंड LH को, ठीक है। अब क्या क्या होगा इसका हार्मोनल, FSH जो होता है, जो FSH निकलता है, ये काम करता है मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। आपके जो ये ओवरी थी, इस ओवरी में ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स थे, इसको पहले ये मैच्योर करेगा। क्या करेगा, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इस ओवेरियन फॉलिकल से इसको मैच्योर करेगा। और उसके बाद जब ये FSH से मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल हो जाएगा, अब इसी ओवेरियन फॉलिकल से ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स थे, इस ओवेरियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लग जाएगा। इससे ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लग जाएगा। अब जब ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन, देखिए जब ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा, एक सेकंड से थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये मान चलिए ओवेरियन, ये आपकी ओवेरियन फॉलिकल्स ये मैच्योर हो गई, ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो गई। जब ये मैच्योर होगी तो इससे सिक्रीशन हो जाएगा किसका, ईस्ट्रोजन का, ठीक है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। अब ये मैच्योर कब होगी, ये FSH अर्थात जो हाइपोथैलेमस की ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH निकला था, FSH के निकलने से ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होगी। ये आके जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगी तो इससे निकलेगा ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये ईस्ट्रोजन जब रिलीज होगा तो क्या कर रहा था, इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कर रहा था। अब जब इनिशियल प्रिपरेशन एंडोमेट्रियम कर रहा था और जब ईस्ट्रोजन का रिलीज होगा तो उसी समय मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन जब होगा तो ये स्टिमुलेट कर देगा आगे चल के ये जो ईस्ट्रोजन है ये स्टिमुलेट कर देगा आगे LH को, इसको LH को, ये भी कहाँ था, पिट्यूटरी में, ये LH को स्टिमुलेट कर देगा। जब ये LH को स्टिमुलेट कर देगा, इसको बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये LH को स्टिमुलेट कर देगा और LH जो होता है ये क्या करवाएगा, ये ओवुलेशन करवाएगा। अर्थात यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल थी इसके अंदर जो ओवम था इसको बाहर निकालने का होता है। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकालेगा LH की हेल्प से। अब LH की हेल्प से ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम को बाहर निकालेगा। अब ये अगर देखा जाए तो किस फेज में होता है, लगभग ये जो आपके 14 डेज में,
पीरियड जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14 डेज में होता है ओवुलेशन। ठीक है, अब ये ओवुलेशन होगा। अब उसी ओवुलेशन के समय जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होगी, वो ग्रेफियन फॉलिकल्स आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम में, और फिर से अब जब कार्पस ल्यूटियम में चेंज आएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से प्रोजेस्टान अब आएगा, यहाँ पे प्रोजेस्टान का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब प्रोजेस्टान सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये फाइनल प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करता है, इसके लिए इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, इसको हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। अब देखिए, अब ये कंडीशन हो गई अगर आप फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। अब इसी प्लासेंटा से HCG सीक्रेट होगा, HCG सीक्रेटेड एंड कार्पस ल्यूटियम मेंटेन टू कंटिन्यूअस सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टान। कार्पस ल्यूटियम जो होगी वो प्रोजेस्टान को मेंटेन रखेगी और इससे HCG का सीक्रेशन हो जाएगा, और कंटिन्यूअस सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टान होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ये इनहिबिट कर देगा FSH को। अगर प्रोजेस्टान का सीक्रेशन कंटिन्यू हुआ, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा अर्थात एम्ब्रियो बनने लग जाएगा तो प्रोजेस्टान का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। अब प्रोजेस्टान का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या क्या काम करेगा, ये इनहिबिट कर देगा FSH को, कि FSH जो होता है वो ना निकलने पाए। इससे क्या होगा कि नई फॉलिकल जो ओवरियन फॉलिकल्स है वो मैच्योर नहीं होगी। जब वो मैच्योर नहीं होगी तो अगली MC अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, अर्थात जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। अब दूसरा केस ये कि हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं होगा, HCG का सिक्रेशन भी नहीं होगा, और कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी, और इसको, और जब प्रोजेस्टान सिक्रेशन का डिक्रीज हो जाएगा, जब प्रोजेस्टान सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो फिर से अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो ये न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, अब इस तरह से स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ FSH हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब एक समरी की बात करें, तो अगर बात करें कि हार्मोन्स कब कब कैसे इंक्रीज करता है, तो सबसे पहले FSH आएगा, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिर उसके बाद ईस्ट्रोजन आएगा, फिर उसके बाद ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स आएगा, फिर प्रोजेस्टिन हार्मोन्स आएगा। अब इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले किसका सिक्रेशन हो रहा था, ईस्ट्रोजन का। यहाँ पे देखिए इसे ये लिखा था, सॉरी FSH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ पे सबसे ये देखिए इसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा। जब ये मैच्योर होगा तो आगे चल के ये केस को बढ़ावा देगा आपके ईस्ट्रोजन को। जैसे ये ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होगा तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे ईस्ट्रोजन का ग्राफ ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो स्टिमुलेट कर देगा LH को, जो पिट्यूटरी से निकलता है, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये ओवुलेशन हो, जैसे LH इंक्रीज किया, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओवुलेशन, ये ओवम यहाँ से बाहर आ गया। जब ये ओवुलेशन बढ़ जाएगा अब इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन का। उसके बाद प्रोजेस्टान का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जब प्रोजेस्टान का सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये अब फिर से देखिए, अब फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेंटेन रहेगा प्रोजेस्टान, अगर हो गया तो ये बंद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नई होगा। तो ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं, ईस्ट्रस साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है, देखिए जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये क्या होता है कि ये प्राइमेट में पाया जाता है, प्राइमेट में, और ये पर मंथ होता है, मतलब मंथली होता रहता है। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल भी एक रिप्रोडक्टिव चेंजेस है, लेकिन ये पर मंथ नहीं होता है। ये पाया जाता है नॉन प्राइमेट मेमेलियंस में, नॉन प्राइमेट मैमल्स में, जैसे डॉग में हो, काऊ में, इस सब में होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें मंथली कोई नहीं होता कि हर मंथ आना ही है। ठीक है, अब ये भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब इनका एक ब्रीडिंग सीजन होता है कि मतलब ये एक अपने ब्रीडिंग सीजन में होंगे, लेकिन ऐसा MC में नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता है, हमेशा ये होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंतर की बात करें, अच्छा ये समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल
रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नॉन प्राइमेट मैमेलियन फीमेल्स इज कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। ये या हीट पीरियड बोलते हैं इसको, स्ट्रेस साइकिल मतलब जिस समय स्ट्रेस साइकिल इसकी आएगी हीट पीरियड उसी समय इसका फर्टिलाइजर होगा, और ये हमेशा ना हो कि ये सीजनल होता है। अगर हम लोग बात करें अंतर की मेस्ट्रुअल साइकिल में और स्ट्रेस साइकिल में क्या अंतर होता है, तो अकरेंस की बात करें पहले तो ये प्राइमेट फीमेल्स में होता है मेस्ट्रुअल, और ये मैमेलियंस फीमेल्स ऑफ अदर देन प्राइमेट अर्थात नॉन प्राइमेट में होता है। ओवुलेशन की बात करें तो मेस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन एक्टिवेटेड कॉपुलेशन के थ्रू नहीं होता है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसी समय ओवुलेशन होगा, मतलब हमेशा टाइम टू टाइम मंथली ओवुलेशन होता रहता है ये दोनों ओवरीज से, है ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक्टिवेटेड कॉपुलेशन अर्थात जिस समय इंटरसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसी समय ओवुलेशन होता है ना, मतलब जब सेक्स होगा उस समय ये ओवुलेशन होगा अर्थात इससे ओवम रिलीज होगा। अब ब्लीडिंग की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग होती है ना, स्टार्ट एट द एंड ऑफ द साइकिल, स्टार्ट एट द एंड ऑफ द साइकिल में ब्लीडिंग होती है, और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। और अगर हम लोग इसके फेट ऑफ एंडोमेट्रियम की बात करें तो ये गोज आउट विथ मेस्ट्रुअल फ्लो, जो एंडोमेट्रियम थे यूटेरस की यहाँ पे 3 अंदर सबसे लास्ट वाली, ये बाहर आएगी कट के ब्लड के साथ, और इसमें क्या होती है ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। ये कंडीशन थी उसके अंतर की। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग सीजन अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस साइकिल की, तो ये नॉन प्राइमेट मैमल के 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोस्ट्रेस साइकिल और एक पॉलीस्ट्रेस साइकिल। जो मोनोस्ट्रेस साइकिल है इसका मतलब ये होता है कि एनिमल्स हैव ओनली ब्रीडिंग सीजन, है ना, ये केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है, अर्थात जैसे कि डॉग और डियर एंड फॉक्स ये एक ब्रीडिंग सीजन होता है केवल उसी टाइम, उनका केवल ब्रीडिंग सीजन में ही अगर फर्टिलाइजेशन होगा क्या फर्टिलाइजेशन उसी समय, मतलब उसी समय ये सेक्स करते ही हैं, मतलब इंटरसेक्सुअल कोर्स जो होते हैं उसी टाइम करते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। और पॉलीस्ट्रेस साइकिल में ये भी है सीजनल, लेकिन ये क्या है, ये एनिमल हैव सेवरल ब्रीडिंग सीजन, मतलब इसमें कई ब्रीडिंग सीजन होते हैं, जैसे इसका एक ईयर में 1 साल होंगे, एक ईयर में 1 बार होंगे डॉग डियर फॉक्स का, और जैसे पिग हो गया, हार्स हो गया, काऊ हो गया, इनका कई ब्रीडिंग सीजन होते हैं, मतलब 1 साल में 1 2 3 4 ऐसे ब्रीडिंग सीजन होते हैं, तो ये इनके ब्रीडिंग सीजन है। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, और अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इसके अगले टॉपिक के साथ, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों उसको भी आप लोग बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पे क्लास चल रही है, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसके बाद मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों और मेरे प्यारे दोस्त।